नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अमित और आप देख रहे हैं न्यायतंत्र। दोस्तों, अभी हमने देखा कि देश के सबसे ज़्यादा समझदार नेता राहुल गांधी कुछ समय पहले विदेशी दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने देश प्रेम और शांति की इतनी सारी बातें करी कि सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने को लेकर रायपुर में उन पर FIR दर्ज की गई। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. इसके अलावा भी वो वहां पर कुछ आतंकवादी समर्थक लोगों से मिलते हुए और देश की छवि खराब करने वाले बयान देते हुए पाए गए थे, जो कि कोई नई बात नहीं रह गई है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें तो बहुत नॉर्मल सी हैं, जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देखकर ही जान चुके होंगे कि हम अपनी वीडियो में ऐसी बातों को उजागर करते हैं जो आप लोगों ने बहुत कम ही सुनी हो। और आज भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंदिरा गांधी के लिए गए फैसलों से बांग्लादेशी हिंदुओं को ऐसे नरसंहार का सामना करना पड़ा था जिसमें लगभग 30 लाख हिंदुओं का जेनोसाइड किया गया और 2 से 4 लाख हिंदू महिलाओं के बलात्कार किए गए, उन्हें सेक्सुअल स्लेवरी का शिकार बनाया गया। दोस्तों, बहुत से लोग ये देखकर हैरान हैं कि अमेरिका में इंडिया टुडे के एक पत्रकार ने राहुल गांधी के समर्थक सेम पित्रोदा से सिर्फ एक सवाल पूछ लिया। ऐसे में ऐसी कौन सी बात हो गई कि उस पत्रकार पर जानलेवा हमला हो जाता है? और यह सवाल यह था कि आखिर नेहरू गांधी राजवंश अमेरिकी सांसदों के साथ बांग्लादेशी हिंदुओं के उत्पीड़न का मामला उठाएगा या नहीं। दोस्तों, जब राहुल गांधी पैलेस्टीन में मरने वाले मुस्लिम लोगों के लिए ट्वीट करके चिंता जता सकते हैं, तो अगर पत्रकार ने उनसे अमेरिका में रहते हुए बांग्लादेशी हिंदू पीड़ितों के हित की बात करने के लिए पूछ लिया, तो इसमें गलत क्या था? लेकिन दोस्तों, कांग्रेस समर्थकों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला करके बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को नकारने और दबाने की कांग्रेस की पुरानी परंपरा को ही फॉलो किया है। तो दोस्तों, 26 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जो बंगाली आबादी का नरसंहार साबित हुआ। पाकिस्तानी सेना की क्रूर हिंसा से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज या कहें उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के नागरिक भारत आ गए थे। UNHRC की द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिफ्यूजीज 2000 की रिपोर्ट के आंकड़ों की माने तो उस दौरान रोजाना करीब 1 लाख रिफ्यूजीज भारत आ रहे थे। हालांकि भारत की सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 10 से 50 हजार लोग रोजाना आ रहे थे। इस भयानक ह्यूमन ट्रेजेडी से जुड़ा ये डाटा उस दौरान UNHRC के भारत के रिप्रेजेंटेटिव एप्पल पिजनेकर ने जुटाया था। लेकिन दोस्तों, उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने क्लियर वर्ड्स में बोल दिया कि उनकी सरकार रिफ्यूजीज को भारत में बसने नहीं देगी। BBC में इंदिरा गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि पूर्वी बंगाल से जो शरणार्थी आ रहे हैं, हमारे लिए उन्हें अपने यहाँ रखना मुश्किल हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। और एक बात मैं साफ कर दूं कि सभी धर्मों के शरणार्थियों को वापस जाना होगा, भारत उन्हें अपने में समाहित नहीं करेगा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको याद दिला दूं कि 1947 में मुस्लिम लीग की डिमांड पर होने वाले बंटवारे में पाकिस्तान से लौटने वाले मुसलमानों के लिए बापू गांधी ने देश की सरहदें खोल दी थी और पाकिस्तान को 74 करोड़ रुपए जल्द से जल्द देने के लिए अनशन भी किया था। लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के अत्याचार के कारण लौटने वाले हिंदुओं के साथ तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के द्वारा लावारिसों जैसा व्यवहार किया गया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बार जो शरणार्थी वापस आ रहे थे उनमें ज्यादातर हिंदू थे। भारत के एक राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर उदय बालकृष्णन ने इंदिरा गांधी के बारे में जो लिखा है, उसे सुनकर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के नेता भुट्टो के साथ युद्ध खत्म होने को लेकर जो शिमला समझौता किया, उसमें भारत को कोई भी लाभ हुआ भी या नहीं। युद्ध में भारत एक विजेता देश था, फिर भी इस समझौते में भारत से ज्यादा पाकिस्तान के हितों को महत्व दिया गया। बालकृष्णन ने इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 20 नवंबर 2019 को दैनिक हिंदू में एक लेख लिखा था, जिसमें वो कहते हैं कि हम कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के साथ एक नुकसानदायक सौदा करने पर मजबूर किया। शिमला समझौते और उसके बाद में दिल्ली समझौते ने पाकिस्तान को वो सब कुछ दिला दिया जो वो चाहता था, जैसे पाकिस्तान के वो सभी इलाके जिन पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था, वो उसे
समझौते दे दिए गए और पाकिस्तानी सेना के किसी भी अधिकारी को बांग्लादेश में नरसंहार के आरोप में मुकदमा चलाए बिना उन सबकी सुरक्षित पाकिस्तान वापसी भी करवा दी गई। डॉक्टर बालकृष्णन आगे लिखते हैं कि अगर कभी भी भारत के पाकिस्तान के साथ संबंधों में प्रभावशाली होने का पॉइंट दिखा तो वो यही था कि जब भारत ने अपनी ताकत के बल पर पाकिस्तान के 5000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और उसकी सेना के लगभग 1/4 हिस्से को युद्ध में बंदी बना लिया था। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि भारत ने दोनों को ही आसानी से क्यों लौटा दिया। खैर, बांग्लादेश के कष्ट झेल रहे हिंदुओं के साथ गलत रवैया अपनाने का कांग्रेस का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि ये आगे भी जारी रहता है। 1979 में असम स्टूडेंट्स यूनियन ने इन रिफ्यूजीज को देश से बाहर खदेड़ने के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया जो कि बाद में हिंसक हो गया। 6 साल बाद ये आंदोलन तब रुका जब 1985 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने असम समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते का मेन एजेंडा यही था कि जो विदेशी 25 मार्च 1971 के बाद असम में दाखिल हुए थे, यानी यही बांग्लादेशी लोग जिनमें ज्यादातर हिंदू थे, उनकी जांच की जाएगी और उन्हें देश से बाहर निकालने के सारे प्रयास किए जाएंगे। असम में रह रहे विदेशियों की पहचान करके उन्हें देश से बाहर भेजने के लिए ही एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप भी बनाया गया था। एनआरसी में उन लोगों के नाम शामिल किए गए थे जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे थे। अब दोस्तों, इस सबसे साफ जाहिर होता है कि कैसे तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में खासकर इंदिरा गांधी 1971 में बांग्लादेश के बंगाली हिंदुओं की मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी और बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को मरने के लिए, सताए जाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। इंदिरा गांधी के लिए असली समस्या 80 से 90% की संख्या में मौजूद हिंदू शरणार्थी ही थे, जिनकी वजह से उन्होंने युद्ध में कदम रखने का फैसला लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, फरवरी 1972 तक तो लगभग 9 मिलियन शरणार्थियों को वापस भी भेज दिया गया था। 1970 से 1971 के दौरान पाकिस्तानी सेना ने ढाका में हिंदुओं का जो सिलेक्टिव जेनोसाइड किया, उसके बारे में अमेरिकी महावाणिज्य दूत आर्चर ब्लड ने भी व्हाइट हाउस को बार बार बताया था। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए बहुत से टेलीग्राम भी भेजे थे, जिनमें से एक में कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना के सपोर्ट से गैर बंगाली मुसलमान सिस्टमेटिकली गरीब हिंदू बंगालियों पर हमले कर रहे हैं। अमेरिकी दूत के इन संदेशों पर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने और उनके एनएसए ने तो चुप्पी साधी रखी थी, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि हिंदुओं के साथ हो रही इस लेवल की क्रूरता के बावजूद भी उन्हें मरने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में धकेलने पर आमादा इंदिरा गांधी को हिंदुओं की कितनी बड़ी चिंता थी, वो उनकी कितनी बड़ी हितैषी थी। दोस्तों, आप शायद यकीन ना करें, लेकिन ऐसा अनुमान है कि इस दौरान लगभग 30 लाख बंगालियों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 2 से 4 लाख महिलाओं से बलात्कार किए गए, उनको सेक्सुअल सिलेब्रिटी का शिकार बनाया गया था। अमेरिका के आगे चिल्लाया गया कि शरणार्थी संकट बार बार भारत के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर रहा है और भारत की जनता से बात छुपाई गई कि पाकिस्तान बंगालियों का नहीं बल्कि बंगाली हिंदुओं का नरसंहार कर रहा था। उन्होंने इंसानियत के खिलाफ हो रहे अपराधों पर पाकिस्तान के किसी भी सस्पेक्ट को सजा देने या दिलवाने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन भारत के कुछ चमचे हिंदुओं को फिर भी इन्हीं लोगों में अपना भविष्य सुरक्षित दिखता है। आखिर क्यों, ये आप बताइए। धन्यवाद।